सर इस्लाम में कानून है सर। कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में यानी मज़हब और धर्म के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब दीन में हम लोग इस बात को मानते हैं, मुसलमानों की आस्था है कि हम किसी को डंडा मार के मुसलमान नहीं बनाते, ना उनको किसी दूसरे तरीके से बोलते हैं, तो इसके अंदर मामला बस यही है। तो ये कहाँ से ये नई एक बात आ गई कि जो 5 साल से मुसलमान होगा, मतलब क्या अब हम लोग अपने वजूद को साबित करें कि भाई विल हैव टू एक्सप्लेन अवर सोल, अपनी आत्मा को हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या सर? आप क्या ये दिन आ गए हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सर? मेरा वो परव्यू नहीं है, मेरा परव्यू वक्फ बोर्ड का था सर, उसके लिए मैंने आपको जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो लगता है कि कुछ ऐसे बिल्कुल बच्चों की सुप्रीम कोर्ट से जो आप लोग जो चाहते हैं वैसा कुछ हो पाएगा? आपकी सरकार ने इस पे काफी काम किया, तब जाके ये कानून दोनों सदनों से पास हुआ है, उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगी है। तो आपको लगता है कहीं कुछ गलतियां कुछ होंगी जिसके आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं? सर गलतियां तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल्स में हमने बता दी, इतने पिछले 1-1.5 घंटे से मैं वही तो बताता चला रहा हूँ, और आपकी प्रेस विज्ञप्ति के अंदर भी वो डिटेल से बात मौजूद है सर, वो सब बातें मौजूद हैं ऑलरेडी। मजलिस-ए शरई ट्रस्ट पंजीकृत द्वारा 15 अप्रैल 2025 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मजलिस-ए शरई ट्रस्ट ने दायर की ऐतिहासिक जनहित याचिका। मजलिस-ए शरई ट्रस्ट पंजीकृत मुंबई स्थित एक धार्मिक एवं सार्वजनिक न्यास ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की प्रमुख धाराओं को भारत के संविधान के विरुद्ध बताते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर की है। ये याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता सैयद सिप्तैन हैदर जैदी, सज्जादा नशीन खानकाह ए बरकातिया व अध्यक्ष मजलिस-ए शरई ट्रस्ट ने ये याचिका भारत भर के 3000 से अधिक वक्फ आधारित धार्मिक संस्थानों की ओर से दायर की है, जिनमें सम्मिलित हैं 1200 जोड़ मस्जिदें, 330+ इस्लामी मदरसे, 80 जोड़ सूफी खानकाहें, 55+ दरगाहें, 1800 जोड़ वक्फ कब्रिस्तान। चुनौती के प्रमुख आधार 1. अनुच्छेद 26B का उल्लंघन। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना समुदाय के धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन है। 2. अल्पसंख्यक अधिकारों पर प्रहार। अनुच्छेद 30 जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को वक्फ सर्वे, पंजीकरण और अतिक्रमण हटाने की शक्तियां देना समुदाय के स्वशासन को समाप्त करता है। 3. धारा 107 का विलोपन। अब 12 वर्षों के कब्जे के बाद वक्फ संपत्ति पर अधिकार वैध हो सकता है, जिससे वक्फ की धार्मिक और शाश्वत प्रकृति को गहरी क्षति पहुंचती है। 4. प्रशासनिक दखलंदाजी और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। वक्फ बोर्डों में नामांकित सदस्यों की नियुक्ति द्वारा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। 5. न्यायिक समीक्षा की कमी। संशोधित अधिनियम में न्यायिक निगरानी या स्वतंत्र अपील तंत्र नहीं है, जिससे अधिकारी निरंकुश हो सकते हैं। याचिकाकर्ता का वक्तव्य। यह कोई निजी या राजनीतिक याचिका नहीं है। यह उन हजारों धार्मिक संस्थानों की ओर से एक वैधानिक आवाज है जो चुपचाप बेदखल किए जाने के डर में जी रहे हैं। वक्फ केवल जमीन या संपत्ति का मामला नहीं है, यह एक धार्मिक अमानत है। अगर यह अधिनियम बिना चुनौती के लागू हो गया, तो ये मुस्लिम संस्थानों के अस्तित्व और भारत के संविधान के बहुलतावादी ढांचे को कमजोर कर देगा। सैयद सिप्तैन हैदर जैदी, याचिकाकर्ता एवं अध्यक्ष मजलिस-ए शरई ट्रस्ट। न्यायालय से निवेदन। याचिका में माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की असंवैधानिक धाराओं को रद्द किया जाए। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 107 को पुनः लागू किया जाए। समुदाय आधारित वक्फ प्रबंधन प्रणाली की बहाली की जाए। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हेतु स्वतंत्र न्यायिक निगरानी प्रणाली का गठन किया जाए। वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का, और इसके खिलाफ इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल चंद क्लॉजेज हैं जिनके ऊपर हमने नजर की, जो खास तौर पर हम मुसलमानों और खास तौर पर जो दरगाह, मस्जिद, मुसलमानों के कब्रिस्तान,
मुसलमानों की खानका इनसे डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं और इनकी आइडेंटिटी के लिए एक नर्म लेकिन तेज चोट करने वाला ये अमेंडमेंट आ रहा है और बल्कि वो कानून में बदल चुका है। उसके सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो बताने के लिए आया हूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो भी इंटरेक्शन आपको करना हो वो मेरे जो भी टूटा फूटा इल्म है उसके मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा एक स्टेटमेंट पढ़ दूँ आपके सामने। हाँ पढ़िए पढ़िए। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसा कि मैंने बताया 13 अप्रैल 2025 को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL मैंने दर्ज की है। बहुत सारे PILs दर्ज हुई है। जिस तरह आप जानते हैं कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सुबह में उसकी हेयरिंग है। हमारे फर्क ये है हमारी PIL और दूसरी PILs में, मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं सर कि, और मैं मोहतरमा जो यहाँ मौजूद हैं, कि अभी तक जितनी PILs दाखिल की गई हैं वो ज़्यादातर उसमें मैक्सिमम जो है कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल से लिया गया है या कोई दूसरा जो भी इंटरेस्ट जिसका हो। जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस अमेंडमेंट बिल का जिन पर डायरेक्ट असर पड़ता है वो हम दरगाही लोग हैं, वो हम दरगाह वाले हैं, वो हम मस्जिद वाले हैं, वो हम मदरसे वाले हैं और वो हम लोग हैं जो कब्रिस्तान की देखरेख और उनकी केयर टेक करते हैं इस वक्फ के एक्ट और इसकी इंटेंट के तहत। तो अभी तक दरगाहों से कोई बंदा जो है अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया था, तो अपने सब लोगों से मिलकर तकरीबन 70,000 खानकाहें हैं हिंदुस्तान के अंदर। तकरीबन 1.5 लाख रजिस्टर्ड और मुसलमानों की केयर में अगर आप मिलाएं उसका डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है हमारे पास। 1.5 लाख कब्रिस्तान मौजूद है और इन सब के वजूद को खतरा है इस वक्त, जिसकी वजह से मैं एज अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर उनके मशवरे से और उनके साथ मिलकर तमाम खानकाहों के सज्जादा नशीनों और उनके गद्दी नशीनों के साथ मिलकर मैंने ये रिप्रेजेंट किया और PIL मैंने पेश कर दिया। इसमें मैं एक फिगर आपके सामने रख दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ जो मैंने PIL दर्ज किया है, ये सिर्फ एक पिटीशन नहीं है। पिटीशन तो कोई भी जमीनी मसला बन जाता है, बल्कि ये 3,000 से ज्यादा जो रजिस्टर्ड हमारे सामने एक फिगर मौजूद है, 3,000 से ज्यादा दीनी इदारों का मुकदमा है, ये उनकी आवाज है। एक फिगर जो मेरे सामने आई है कुछ रिसर्च करने के बाद, कुछ अपने बड़ों से मशवरा करने के बाद और कुछ लोग जो इससे असर अंदाज हो रहे हैं उनसे बात करने के बाद, वो ये है कि इस एक्ट से खुले खुले 1200 मस्जिदें, 330 मदरसे, 80 खानकाहें, 55 दरगाहें और तकरीबन 1800 से कुछ ज्यादा कब्रिस्तान डायरेक्टली इससे अफेक्ट होंगे। इसके अलावा ये तो वो जो चीजें हैं जो वक्फ बोर्ड्स में अलग अलग हिंदुस्तान की जगहों पर दर्ज हैं, और जो दर्ज नहीं है तो इस अमेंडमेंट का कोई ना कोई क्लॉज ऐसा है जो उस इन जगहों को, दरगाहों को वगैरह को जो है वो एनक्रोचमेंट साबित करके उनको सिरे से उनके वजूद को मिटाने वाला है। जो लीगल ग्राउंड्स हैं on the viewpoint of the Dargahi and Sufi Khanqahi Sunnis. My name is Sayyid Sittan Haider Zaidi. You can refer to me as Zaidi. Zaidi. Zaidi, Z-A-I-D-I, Zaidi. Yes, sir. My name is Sayyid Sittan Haider Zaidi. I belong to the lineage of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Sahab. I am the 46th generation from him. My Khanqah, that is the holy shrine of my Buzurgs, my Dargah is about 800 years old. We have got a written जो नतीजे हैं वो हमारे सामने आगे आएंगे। पॉइंट नंबर 3 ये है कि सेक्शन नंबर 107 का रिपील कर देना। अब अगर किसी ने 12 साल से किसी जगह पर, वक्फ की जगह पर
कब्जा कर रखा है तो इस अधिनियम के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत वो जगह उसकी हो जाएगी, वो जगह का मालिक बन जाएगा। और ये इंटेंट ऑफ वक्फ यानी जो उसके वक्फ करने के पीछे जो एंडाउमेंट, जो एग्जैक्ट कानूनी लफ्ज है, ये उसकी नीयत के बिल्कुल खिलाफ मामला है। एंडाउमेंट एक अमानत है, मैं उर्दू में थोड़ी बोल रहा हूं आपसे। एंडाउमेंट एक अमानत है और अमेंडमेंट उस अमानत में खयानत है, यानी उसको खत्म करना है। अब इसके अंदर एक मामला और भी है कि पहले बोर्ड के अंदर कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था, मगर अब क्या हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर्स के बजाय इसके अंदर नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन के हिसाब से जो है इसके अंदर लोग तैनात किए जाएंगे। पांचवा जो पॉइंट है मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं उसको, जुडिशियल रिव्यू का कोई रास्ता नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि कोई इफेक्टिव अपीलेट मैकेनिज्म यहां पर मौजूद नहीं है इस अमेंडमेंट के अंदर। लोग कह सकते हैं कि आप जा सकते हो, आपका कभी भी कानून का रास्ता बंद नहीं किया गया है, मगर मसला ये है कि जो रास्ता खुला रखा गया है उस रास्ते को, ऐसा रास्ता खुला रखा गया है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूं आइए मेरे घर पे आपकी दावत है, मगर आपके घर से मेरे घर पहुंचने में जितने रास्ते हैं वो सब टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मेरे घर पहुंचने का एक ही रास्ता बचा है, वो है जंगल, जिसमें खूंखार जानवर रहते हैं, उसके बीच में होकर आपको मेरे पास आना है। तो ये एक मुख्तसर तारुफ जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दरगाहों को, मस्जिदों, मदरसों को, खानकाहों को, और उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट फिगर्स थे और पॉइंट्स थे वो आपके सामने पेश कर दिए गए। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स यू कैन प्लीज आस्क मी। मगर सर मसला ये है कि मुसलमानों का भला बगैर मुसलमानों से पूछे हुए कैसे पॉसिबल है सर? हमसे पूछते हुए सर देखिए, आप लोग एक बात माफ कीजिएगा सर, एक मिनट सर, आप लोग एक बात समझ लीजिएगा कि हम जो आए यहाँ पर, हमारा एजेंडा ये है आपको बुलाने का और आपसे बात करने का कि सर हम स्टेक होल्डर हैं, हम डायरेक्ट पार्टी है जिनका नुकसान हो रहा है इसके अंदर, हमारी जगह जा रही है। कभी एनक्रोचमेंट करार दे देंगे, अभी जिस दिन ये पास हुआ है उसी दिन बंबई के अंदर जहां पे हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है वहां पर एक मुसाफिर खाना था, उसी दिन उसको जो डिफैक्टो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया उसको उन्होंने डी-वक्फिफाई कर उसको चैरिटी कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया। कई सालों का मुसाफिर खाना, उसके अंदर कुछ आपसी विवाद था उसके मुतवल्लियों में, तो अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट एंड इट वाज टर्म्ड एज एंक्रोचमेंट और उसको सीधा उन्होंने दे गिव इट टू द चैरिटी ट्रस्ट। ये सर एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आपने जवाब दे सका दूंगा। आपने कुछ दरगाहों के बारे में बताया, कुछ कब्रिस्तानों के बारे में एक नंबर दिया आपने, वो नंबर कहाँ से आता है? सर ये नंबर, ये जो मैंने आपको बताया भी कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है इसकी, और ये जो नंबर्स हैं ये रजिस्टर्ड वक्फ जो हमको जितना मिल सका, क्योंकि सर क्या हुआ ये एकदम हमारे ऊपर थोप दिया गया, और आप यकीन जाने पिछले 8 दिन से मैं सिर्फ जग रहा हूँ इसको, इसके अंदर अपने वकील के साथ मुस्तकिल बहुत सारी ऐसी इस्तनाएं हैं जो PIL में उनको दीनी मामला के बारे में मुझसे पूछना पड़ रही है, तो इसको रिसर्च मैंने जितना किया और करके जो मुझे रजिस्टर्ड मिला सर, रजिस्टर्ड जहाँ पे कोई आपसी विवाद ना हो, ये सब मामला ना हो, तो वो ये फिगर मिला सर, वो मैंने आपको पेश किया। आपको साहब कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वक्त की जो जमीनें उनका सही इस्तेमाल है और इसी वजह से जो मुस्लिम युवा को पंचर लगा रहे हैं। अच्छा, तो सर ये आज जाके समझ में आया है बात, और दूसरी बात ये कि हमने तो अभी तक सुना नहीं था कि मुसलमान पंचर लगा रहे हैं। मतलब ठीक है, उनके वो बड़े हैं, उनके समय में बात आई होगी, लेकिन सर हमको जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मामला मिला हमने उसको पेश कर दिया है। दैट इज वो कौन क्या कह रहा है, वो हम सबसे बड़े, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब वो हम सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहां पे जाके इसको लेकर कई जगह आंदोलन भी चल रहा है और हिंसा भी हो गई है। सर हम ना आंदोलन करने आए हैं,
ना हमने पहले ही कह दिया, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, वी आर नॉट कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स। लेकिन बीजेपी और कुछ बोलता है। जी सर, बंगाल में जो हिंसा हो रही है तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम भड़का रहे हैं, जिस प्रकार से वीडियोस में तो वहाँ पे अब सर देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है सर, सोशल मीडिया का जमाना है। वो आपको याद होगा बुजुर्ग कहा करते थे कि कौवा कान ले गया, कोई कहते तो कौवे के पीछे मत भागो, कान पकड़ के पहले देख लो। तो यही मामला हो रहा है। तो हम ऐसी बातों पे नहीं कहते। देखिए, हमने आपसे क्या कहा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हम स्टेक होल्डर हैं और हम आपके सामने हैं। जो हिंसा हो रही है उस पर क्या कहना है आपका? अहिंसा सर, वो जो अहिंसा करेगा, जो लॉ के खिलाफ जाएगा, वो गलत है सर। जो भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या और गैर मुस्लिम हो, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा वो गलत है सर, साफ साफ बात। सर आप बार बार कह रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा गया, हमारी प्रॉपर्टी हमसे नहीं पूछी गई जी। लेकिन सरकार ने तो जेपीसी बनाई थी, उसमें सब लोग अपना सुझाव भी दिए थे, तो आप कैसे कर सकते हैं हमसे नहीं पूछा? सर हम लोग मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैं ना इस वक्त एक बहुत बड़े तबके को, एक बहुत बड़े सेगमेंट को, खानकाहों के रिप्रेजेंट करने आया हूँ। जेपीसी के अंदर दरगाहों का, खानकाह का कौन ऐसा वो था कि जो इस तरीके से आके जिसने बोला था कि आप जो हैं जो कर रहे हैं वो मुझसे बगैर पूछे हुए कर रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन। हमसे बोला गया होता, ऑफ कोर्स। मैं सर एक बहुत बड़े सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे सर। जी, तो जेपीसी में सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई उम्मीद है? जैसे पहले फैसले देखे गए सुप्रीम कोर्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए हमारी मंजिल है और हमको जानते हैं कि हमारे हक का, कॉन्स्टिट्यूशनल हक का वो हिफाजत करने वाली सुप्रीम कोर्ट है सर। नहीं। बाबरी को लेकर भी सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। बाबरी इज नॉट इन, बाबरी मस्जिद इज नॉट इन, आई थिंक यहाँ पे कोई कंटेंशन नहीं है, दैट इज ऑलरेडी बीन उस डिसाइडेड। फैसले को लेकर भी सवाल खड़े हुए ना सुप्रीम कोर्ट में। नहीं सर, तो वो जिन्होंने खड़े किए वो खड़े होंगे सर। नहीं, हमारे- आपने जेपीसी को क्या इग्नोर कर रहे हैं? नहीं सर, मैं जेपीसी को इग्नोर कर रहा हूँ, वो ड्यू डेमोक्रेटिक प्रोसेस है सर। मगर उसके साथ साथ एक बात समझ लें सर, अगर आपसे मैं एक सवाल करता हूँ पलट कर कि एक सब पूरा जमहूर, एक जमावटा लोगों का वो एक बात कहे और एक अकेला आदमी सच बात कह रहा हो, तो क्या उस आदमी की एक सच बात को दबा दिया जाएगा या कम समझा जाएगा? हम अगर आज इतना बढ़ चढ़ के नहीं कह पा रहे, लेकिन हम उतर के आए हैं बोलने के लिए कि हम अकेले सही, हमको लेकिन नहीं सुना गया। तो ईगो क्लैश हो रहा है ना? नहीं सर, ईगो क्लैश कैसे कह सकते हैं सर? इसमें ईगो क्लैश क्या है? हम तो सर वो हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी दरगाहें हैं, उन दरगाहों पे आपको मालूम होना चाहिए कि 20% मुसलमान आते हैं और 80% हमारे हिंदू भाई आते हैं, 80%। और ये मुझे कोई मतलब मेरा मोटिव नहीं है बोलने का। आप लोग इस बात को देखते हैं, आप हजरत निजामुद्दीन चले जाइए, आप हजरत महबूब इलाही चले जाइए, आप वहां पे जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात सर ये है कि जो हमारे पूर्वज हैं जिनके नाम से हमारी दरगाह है, उनका नाम है शाह बरकतुल्लाह। उनका प्रेम प्रकाश, ये ब्रज भाषा के सूफी थे और भक्ति आंदोलन से इनका ताल्लुक था, जो मीरा जी का निकाला हुआ है। तो इन्होंने जो प्रेम प्रकाश नाम इनका कलाम है, मैं कभी आप लोग चाहें तो शेयर करूंगा आपके साथ। उसके अंदर इनके छंद और दोहे आप पढ़ें, उसमें से एक मुझे कपलेट याद आ रहा है। उसमें वो कहते हैं कि देवल और मसीत माँ एक दिया ही हुए, यानी मंदिर में और मस्जिद में एक ही दिया जलता है। तो ये हमारी सर वाणी है और इसको हम लेके चल रहे हैं। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होता कि चोट लगे और आदमी से कहा जाए कि तुम चिल्लाओ मत, तो करेगा ही ना। जी सर, निकला तो जिस सरकार को हम लेके आए सर, और ये सब जानते हैं कि सूफी हजरात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया, तो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ मैं उस AIUMB जिसने 2016 के अंदर सूफी कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में किया था सर, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और हमने मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हमें सड़कों पर करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। सर ये मुस्लिम नेताओं से पूछिए, मैं सूफी हूँ सर, और मेरा कोई स्टेक नहीं है इसके अंदर। जिसकी जो नियत है वो उसका जिम्मेदार है। मैं अपनी बोली का जिम्मेदार हूँ और मेरी बोली इस वक्त, देखिए सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक छोटा सरकार मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रास्ता लेंगे। आपका नाम क्या है सर? गजेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात कहूँगा, मैं इस वक्त यहाँ पर 70,000
खानकाओं को कमोबेश विद लिमिटेशंस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप हर खानका के 100 मुरीद अनुयायी मान लें तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? मैं 7 करोड़ मुसलमानों को 25 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 1/3 से ज्यादा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पर। तो कम से कम मेरे ख्याल से फिगर्स का तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर एक शख्स 1/3 मुसलमानों की बात कर रहा है तो हम उससे वो उन नेताओं का जो है बात मिसाल देकर ना कहें कि जो चंद हजार या चंद लाख को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं सड़कों पे आने के लिए। सड़कों पे आने की बात है तो सड़कों पे हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गांधी के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जैदी साहब, मुसलमानों का एक तबका खुशियां मना रहा है, आप उनका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ सर? मैं हर एक के इमोशंस का रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक को हक हासिल है कि वो अपनी राय रखे। लेकिन सर अगर वही बात कि इसके खिलाफ जो जाएगा तो वो खुशी होगी, ये मेरा सवाल है। क्या उस खुशी को खुशी कहा जाएगा? इसके खिलाफ जो भी बात होगी तो इसके खिलाफ वो खुशियां मना रहे हैं, वो तो जो सर जो खुशियां मना रहे हैं, तो अब मैं माफ कीजिएगा, जो खुशियां मना रहे हैं आप सर ये सवाल उनसे करो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज पास होती है, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है ना सर, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है, आप खुद बताइए ये कोई तानाशाही तो नहीं है? जहां तक मैंने सुना है और मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है सर, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और अगर चाहे कितनी मेजोरिटी से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन आप में से और हम में से हर एक बंदा रहने वाला ये पूरा हक रखता है कि अगर वो गलती कर रहा है, कितना ही बड़े ऑफिस का सही, हम उसको बोल सकते हैं और